हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे थे पहले से, उसको आगे प्रोसीड करेंगे और देखते हैं क्या क्या आज का टॉपिक है। सॉइल एज ए रिसोर्स जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, उसका लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन क्या होता है एंड उसकी कंजर्वेशन के मेथड्स बताइए कि कैसे कर्व किया जाए सॉइल इरोजन की कंडीशन को। ठीक, तो समझते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। देखिए, यदि समथिंग सॉइल्स की कंडीशन देखिए कि कहाँ कहाँ हो सकता है, हिली एरियाज में, ठीक, और इसके अलावा जो है डेजर्ट्स में भी सैंडी टाइप की या एरिड सॉइल जिसे आप बोलते हैं उस टाइप की सॉइल। किस तरीके से अगर आप देखोगे रिवर्स के पास में तमाम टाइप के सॉइल अब आप पढ़ चुके हो, तब आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आएंगी कि ये रीजंस भी जो लिखे गए हैं इनका क्या मतलब है। देखते हैं क्या है सॉइल इरोजन का। पहले तो डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो यदि किसी सॉइल की बात की जाए, इरोजन मतलब होता है उसके अपर मोस्ट कवर का हट जाना। ठीक है, अब क्या है कि उसी को अपनी लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट कवर ऑफ सॉइल। ठीक, एज इसके आगे फर्दर ये है कि ये अपर मोस्ट सॉइल का जो कवर है ये पूरी तरीके से इरोज्ड होने के बाद कहीं ना कहीं कलेक्ट होते जाता है। सो आगे लिखा गया एज सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल। ठीक, यहाँ पे आपको बस इतना चीज़ें ध्यान देनी है कि रिमूवल ऑफ कवर ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पे अपर मोस्ट आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आगे आपने लिख दिया है वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल का मतलब ये है कि अपर मोस्ट की ही बात हो रही है। सो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब क्या है, यदि रीज़न पूछे जाए कि टाइप पूछा जाए सॉइल इरोजन कितने टाइप्स के होते हैं या किस किस तरीके से होते हैं, अभी तक हालांकि क्वेश्चन है नहीं लेकिन बुक में है, सो पढ़ लेते हैं। सॉइल इरोजन बाय विंड भी हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, बाय ह्यूमन के थ्रू भी हो सकता है। ठीक, बाय विंड देखिए क्या है, सॉइल का इरोजन बाय विंड कैसे होगा। अगर आप देखें तो ये जब स्टॉर्म आते हैं या अदर कंडीशन है, डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। रीज़न ये है कि सैंड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू जो है उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये बाय विंड सॉइल का इरोजन होता है, क्योंकि डेजर्ट में भी एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल होता है। सो उन एरियाज़ में बाय विंड सॉइल का इरोजन होता है। सेकेंड वन बाय वाटर, ये हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय वाटर कैसे सॉइल का इरोजन होता है। ठीक, ये ज़्यादातर इसका इफेक्ट जो है रिवर्स के या कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होता है। सो आगे आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो अगर इसको एक्सप्लेन करना हुआ कि बाय वाटर कैसे इरोजन होता है। हम लोग फिलहाल इसको जो है टॉपिक केवल लिखेंगे और इसके आगे आप अपनी लैंग्वेज में फर्दर अगर एग्जाम में भी आता है तो कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हो। बाय ह्यूमन कैसे होगा, डिफॉरेस्टेशन करें, ठीक, या नेचर को हार्म करने की वजह से, ठीक है, या माइनिंग की वजह से, इस तरीके से ह्यूमन द्वारा भी सॉइल का इरोजन कई तरीक़ों से होता है। आप देखोगे कि डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है कि पेड़ों को काटना, जंगलों को ख़त्म करना अपने यूज़ के लिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, सॉइल के अपर मोस्ट कंडीशन जो होगी वो फॉरेस्ट में क्या होता है कि रूट्स उसको पकड़े रहती हैं पूरी तरीके से। यदि सॉइल है और कोई ट्री है इसके ऊपर तो इसकी रूट्स जो होती हैं सॉइल को पकड़े रहती हैं। जब पेड़ हटेगा, जड़ें हट जाएंगी, तो बाद में जब भी बारिश होगी तो आसानी से इसका इरोजन हो जाएगा। सो डिफॉरेस्टेशन एंड अदर चीज़ क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब नीड को ग्रीड में बदलना। मतलब जितना रिक्वायर्ड है आप नीड को कंप्लीट करने के अलावा अपने फ़ायदे के लिए जब नेचुरल का जो है पूरी तरीके से आप उसको मिस यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं उसका हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। माइनिंग कंडीशन समझ में ही आ रही है, माइनिंग के थ्रू डायरेक्टली जो है सॉइल इरोजन होता है। ठीक, अब आते हैं कंजर्वेशन मेथड्स में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा बाकायदे कॉपी में। ठीक,
इसमें 4 टॉपिक के अलावा लगभग 7-8 टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन 4 टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है। सो पहले इसको कवर किया जाए। काउंटर प्लगिंग, इसको भी समझिए होता क्या है। एंड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग थोड़ा सा आसान है कि हिली एरियाज़ में टेरेस माने अगर हिंदी में बात की जाए तो सीढ़ी जैसा कुछ जो दिखता है उसकी बात की जा रही है। हिली एरियाज़ में क्या होता है कि ये पूरा कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से लैंड्स की कंडीशन होती है। सो यहाँ पे जो फार्मिंग यूज़ होती है, करते क्या हैं कि यहाँ पे कहीं किनारे किनारे जो है रॉक्स रख दिए जाते हैं। तो जब भी बारिश होगी, बारिश यदि अप्लाई होगी इस पर, तो ये पानी जो है किसी तरीके से अगर फ्लो होके यहाँ आएगा तो थोड़ी देर रुकेगा, और रुकने से डायरेक्टली थोड़ी देर बाद यहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक लिमिट से ज़्यादा भरने के बाद ये पानी नीचे जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी देर रुकेगा वाटर, वो डायरेक्टली फ्लो में नहीं चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में फ़ायदा क्या होता है कि जब यहाँ पे खेती की जाती है इन सब हिस्सों में, तो वाटर का प्रॉपर सप्लाई उसका मिल जाता है, और इसमें उसको थोड़ी देर तक रुके रहना भी एक अपने आप में फार्मिंग का एक डेफिनेट मेथड कहलाता है, जिसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेरेस फार्मिंग आपको ये वर्ड बुक में दिया हुआ है, लेकिन समझना है कि होता क्या है। और काउंटर प्लगिंग, ये भी सेम ही मेथड है, और ये भी हिली एरियाज़ में होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, सॉइल का इरोजन एकदम, वाटर अगर फ्लो में रहता तो एकदम इरोज कंडीशन में कर देता। ठीक है, हो सकता है कुछ 100 वर्षों बाद ये जो है सॉइल हट जाए तो हिल जो है इतना ही बचे, या माउंटेन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इन मेथड्स को लगाने पे कैसे सॉइल इरोजन रुक जाता है। सेकंड वन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनिमल ग्रेजिंग या ओवर ग्रेजिंग लिख सकते हो। एक लिमिट से ज़्यादा अगर ग्रेजिंग करेंगे तो ग्रास खत्म हो जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि एनिमल्स की ग्रेजिंग जो है रोकें। और तो एनिमल्स खाएंगे क्या, ज़रा ध्यान दीजिए। ग्रास को अपने हिसाब से इंसान चाहे तो कट करके एनिमल्स को खाने के लिए दे सकता है। सो इसीलिए लिखा जाता है रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ एनिमल ग्रेजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए, एफॉरेस्टेशन। इसमें ध्यान दीजिए, एफॉरेस्टेशन मतलब होता क्या है, जंगलों को बढ़ावा देना या फॉरेस्टिंग करना। लास्ट वन है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुटेबल डैम्स। अब ध्यान दीजिए, डैम्स को अगर अनसुटेबल ढंग से अगर बनाया जाएगा तो पूरे वहाँ की नेचुरल कंडीशन को डैमेज करेगा। ठीक है, डैम के बारे में आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे फिलहाल सुटेबल वे में डैम्स को बनाना चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन रुक सकता है। सो ये टॉपिक में बस इतना ही है, और आगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। अब देखिए टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट टॉपिक को आप अच्छे से नोट करिएगा, फिर अभी अगला टॉपिक है। ध्यान दीजिए, रिसोर्स से रिलेटेड मैंने लिखाया हुआ कि क्या क्या चीज़ें आप में हेडिंग्स हैं। 3 टाइप से आपको पढ़ना है। पहला है टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, सेकेंड वन क्लासिफिकेशन है, थर्ड वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट को ही डिफाइन करना है, उसी में एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अपना पहला टॉपिक टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। अब इस टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ोगे, ये दोनों मर्ज हो जाता है और बाद में दिक्कत होने लगती है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, टाइप ऑफ रिसोर्सेज अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आप डायरेक्टली इसको बोलोगे 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन नेचुरल और सेकंड वन मैन मेड। और इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, अब करना क्या है आपको, पहले तो इस टॉपिक को लिखिएगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स के लिए है। आप यहाँ साइड में लिख लीजिएगा कि शॉर्ट आंसर मीन्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन।
शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आया डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो वहाँ पे आप दो ही टाइप इसको लिखोगे। फर्स्ट वन नेचुरल, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स या जिसको मैन मेड रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप आप लिखोगे। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो द रिसोर्सेज विच हैव बीन गिवन बाय द नेचर। सेकेंड वन द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय द ह्यूमन। सो ये शॉर्ट आंसर में आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और हम लोग अभी फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ने का। सो स्टार्ट किया जाए। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, या तो कहिए तो मैं लिख देता हूँ। द रिसोर्सेज विच हैव बीन given us by nature, और सिमिलरली मैन मेड में विच हैव बीन, सभी वर्डिंग वही रहेगी सेंटेंस, बस एक लाइन इसमें लास्ट में अलग हो जाएगा। विच हैव बीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बाद क्लासिफिकेशन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे है। टोटल 4 दिए हुए हैं, लेकिन 3 उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग पहले कवर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को क्या बोलते हैं हिंदी में? उद्भव होना है किसी चीज़ का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये भी हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टेबिलिटी, मतलब उनका यूज़ करने पे कितने टाइम में उनका जो है यूज़ कर सकते हैं, कितने समय तक, जिसके बाद वो ख़राब हो जाएंगे। एंड अदर चीज़ों के आधार पे अगर इसको क्लासीफाई करना रहेगा तो ये 2 टाइप से क्लासीफाई होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब उस चीज़ का मालिक कौन है या वो प्रॉपर्टी किसकी है। सॉइल के बाद ये रिसोर्स की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज में अगर ओनरशिप की बात करेंगे तो टोटल 4 टाइप के हैं। अब देखते हैं पहला टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या उद्भव। ये बायोटिक, एबायोटिक 2 टाइप के होते हैं। एबायोटिक में वे सभी चीज़ें आएंगी जो नॉन लिविंग है। ठीक, बायोटिक में लिविंग, और उसमें क्या है? फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा में क्या होता है? प्लांट्स आते हैं। फौना में क्या है? एनिमल्स आते हैं। सो अभी हम लोग इसका बेसिक जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं फिलहाल। शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया जा रहा है कि क्या है, उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बाकायदे बोर्ड पे लिखा जाएगा, फिर आप उस पर नोट्स बनाएंगे। अभी फिलहाल इस चार्ट को बनाइएगा और जितना इसमें वर्डिंग लिखी जा रही है उसको नोट करिएगा। ये आपको मदद करेगा कॉन्सेप्ट समझने में। उसके बाद आप चाहोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा अगर आपकी वोकैब सेक्शन तैयार है तो आप अपने से वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद खुद ही सेंटेंस बना सकते हो। ये सोशल स्टडी में सबसे अच्छा होता है कि अगर आप खुद सेंटेंस लिखना सीख जाओ तो। देखते हैं, बायोटिक में आपको सिंपली लिखना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स। इसमें क्या है? फ्लोरा एंड फौना है। एंड एबायोटिक में नॉन लिविंग बींग्स लिखना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी में क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स। तो रिन्यूएबल्स में क्या क्या है? जैसे वाटर होता है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको बाद में किसी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है एक बार यूज़ करने के बाद। और नॉन रिन्यूएबल में क्या है कि इन रिसोर्सेज को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो गया। लास्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है रिसोर्सेज का, उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है। इंडिविजुअल में क्या है? तमाम कंपनीज जो होती हैं वो इसमें आएंगी। यदि मान लीजिए रिसोर्स में यदि बात की जाए सॉल्ट की, तो सॉल्ट का रिसोर्स अगर हम घरों में खाना बनाने से रिलेटेड बात किया जाए
तो कंपनी से रिलेटेड यदि टाटा कंपनी है तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये समथिंग कंपनी है। उसका ओनर कौन है? इंडिविजुअल कोई इंसान है, तो ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल कहा जाता है रिसोर्सेज। सेकेंड वन, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इसमें क्या है, यदि कोई समझिए कि कोई विलेज है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वहाँ की कम्युनिटी उसकी मालिक है, ठीक है। उस विलेज में जाते ही पता चलेगा कि यहाँ पे ये कम्युनिटी रहती है और ये सब रिसोर्सेज इनके थ्रू जो है यूज़ किया जाता है, इसके मालिक यही लोग हैं, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे राष्ट्रीय तौर पे, जैसे तमाम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर के रिसोर्सेज जो होते हैं उसके ओनर नेशनल होता है। जैसे भारत के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं भारत का उसका उस पर अधिकार है, तो ऐसे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इसको थोड़ा अच्छे से जानिए क्या है। यदि सपोज करिए कोई सी है, पैसिफिक ओशन की बात की जाए, तो उसका कुछ हिस्से तो किसी नेशन के पास में जो पड़ेंगे तो उस पर उसकी ओनरशिप होती है 200 नॉटिकल माइल्स या ऐसे कुछ एरिया जितने भी होते हैं। उसके बाद के जो एरियाज होते हैं उनका यूज़ करना या उनके थ्रू जो है आगे ट्रांसपोर्टेशन होना, चाहे शिप जाए चाहे तमाम वाटरवेज की बात करें, ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करती हैं कि इस पे किसका अधिकार रहेगा या समथिंग कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वे सभी हिस्से जो नेशन से अलग होता है और वो नेचर द्वारा या तमाम तरीक़ों से अनयूज्ड हो, उन सभी पे डिसीजन लेगा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो अभी आपने देखा कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं एंड फर्दर टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसी टॉपिक को आपको क्लासिफिकेशन में लिख सकते हो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज या क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा, क्लासिफिकेशन। सो ये रहा पूरा जो है इस टॉपिक का मेन हिस्सा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन फॉर्म में इन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप सारी वीडियोस देखने के बाद एक नोट्स ज़रूर बनाते चलें, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।